हेलो फ्रेंड्स। आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो हमने बताया था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा। अब आज का जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, और साथ ही साथ फैराडेज लॉ को भी जो है यहाँ पे देखेंगे क्या उन्होंने बताया, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों में हमने बताया था आपको कि दोनों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को में बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर आपने देखा होगा कि एक में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो आप देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हमने आपसे वैसे भी बताया था कि इसमें जो इनपुट है, इनपुट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साइड करके बता दे रहे हैं। और आउटपुट क्या है? इसमें जो आउटपुट रहती है वो केमिकल एनर्जी होती है। मतलब हमने क्या कहा, इसमें जो एनर्जी आप सप्लाई करते हैं वो एनर्जी कौन सी रहती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आउटपुट क्या होती है? केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी जो है क्या करती है? ये उस रिएक्शन को प्रोसीड कराती है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। भाई आपने जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई किया, तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भाई किसकी सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया? बैटरी की सहायता से। बैटरी की सहायता से जब केमिकल एनर्जी सप्लाई किया तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, और केमिकल एनर्जी क्या करेगा? इट मेक्स पॉसिबल a reaction which is non-spontaneous मतलब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सीधे सीधे आप ऑब्जर्व करते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को अगर देखिए सीधे तो आप यही कहते हैं सॉरी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप यही ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे 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 रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो आपने उसमें बैटरी की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया, आउटपुट निकल रहा है केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी का काम क्या होता है? ये उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है उस रिएक्शन को पॉसिबल करता है, और रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसे प्रोसीड कराता है। इसका मतलब है यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव हो, क्योंकि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चीज है। इसका मतलब है आपने एक डेल्टा जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और यहां पे क्या आउटपुट हो रहा है? आपकी केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। केमिकल एनर्जी जो है सीधे सीधे आपका ये पॉजिटिव के रूप में दिखाई देगा। ठीक, एक ऐसे केमिकल रिएक्शन के लिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये चीजें होती है, अभी धीरे धीरे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। अब इसमें इनपुट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई आप किससे करते हैं? बैटरी की सहायता से। और आउटपुट क्या है? केमिकल एनर्जी। वह केमिकल एनर्जी करती क्या है? जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस यानी इस रिएक्शन को प्रोसीड कराती है, पॉसिबल करती है। तो यही लिखा हमने, इट मेक्स पॉसिबल रिएक्शन विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस
और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस तो हमने दिखाया आपको कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, और इसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आप क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसका आउटलाइन, ये इसका आउटलाइन है जिसको हम लोग नॉर्मली यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे भाई। ठीक है भाई, हटाना है इसको। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके सेल के बारे में अगर कंस्ट्रक्शन की बात करिए, ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हो गया, ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हो गया, और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमने ले लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया, और इसके अंदर हमने सिंपल एक सॉल्यूशन ले लिया, Ca, कैटायन और एनायन, C और A, कैटायन और एनायन कैसे आयनाइज होगा ये भी देख लीजिए। इस सॉल्यूशन के अंदर C प्लस के रूप में रहेगा और A माइनस के रूप में रहेगा, ये इस तरह से। ठीक, अब इसके अंदर आपने दो मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया, दो मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया, और इसे आपने जो है एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से आपने जोड़ दिया है। ठीक है भाई, एक दो, एक को आपने कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक, बैटरी। और ये जो है आपने लिया है, दो मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है, हमने यहाँ पे प्लैटिनम का मेटल लिया है। प्लैटिनम मेटल जो होता है, एक इसकी खासियत क्या होती है, इनर्ट होता है, इनर्ट। प्लैटिनम मेटल जो होता है इनर्ट होता है, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नोबल मेटल भी इसे कहते हैं। जो इलेक्ट्रोड लिया है मेटल का वो इनर्ट है और नोबल मेटल है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो दो इलेक्ट्रोड ले लिया, एक को पॉजिटिव टर्मिनल एक को नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, और यहां पे ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, और यहां पर ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया, तो इसके अंदर इसका मतलब जो है, जो आपका C प्लस और A माइनस इस तरह से है, C प्लस A माइनस इस तरह से है, तो C प्लस किधर जाएगा भाई, C प्लस इधर मूवमेंट करेगा और A माइनस किधर मूवमेंट करेगा, इधर, और ये इस तरह से मूवमेंट करेगा। यानी आयंस का जो मूवमेंट होगा ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरह मूवमेंट होगा। तो अगर आपको याद हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, और कैथोड पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। अगर आप यही ध्यान दीजिए, ये इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे उल्टा था, एनोड जो है वहां नेगेटिव था, एनोड नेगेटिव था, और कैथोड जो है वहां पे क्या था, पॉजिटिव। दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा भाई। दोनों की बातों को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो दोनों में आप देखे होंगे, इस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव टर्मिनल है और कैथोड पॉजिटिव, और यहाँ पे एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। तो हुआ क्या यहाँ पे, अब देखिए कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। एनोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी है, ये बैटरी क्या करता है,
इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, यानी एनोड से वो जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपनी तरफ। हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां तक होता है? एनोड से किधर होगा? कैथोड। अब इसमें देखिए यहां पे आपको मेटल है, मेटल चूंकि इनर्ट है, इनर्ट नोबल मेटल है, रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये आयन इस पे इंटरेक्ट भी करेंगे तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है भाई। एनोड जो है, अब ये प्लेटिनम का जो मेटल है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल वायर के जरिए से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा? आपका सीधे जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेवियर शो करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेने की बैटरी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन A माइनस कहां जाएगा? एनोड की तरफ, और कैथोड पे रिडक्शन होना है तो C प्लस कहां पे जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा, और कैथोड से जाकर के वो मिलेगा। तो अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें, अब देखिए ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये पूरा कंस्ट्रक्शन। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हुआ, दो मेटल के इलेक्ट्रोड हो गए, और दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड में एक एनोड है, एनोड और एक कैथोड है। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया, इसलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बिहेवियर शो कर रहा है, और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया है, इसलिए ये क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है भाई। और उसके बाद जो है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा, वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कैटायन और एनायन के रूप में है। कैटायन जो है मूवमेंट करेगा, आप जानते हैं, कैथोड की तरफ, एनायन जो है मूवमेंट करेगा एनोड की तरफ। यहाँ पे ये इतनी प्रोसेस हो रही, और इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर करके आपने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में केमिकल चेंज ऑब्जर्व किया है, इसी प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसी प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अगर आप इस चीज को सीधे ऑब्जर्व करें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एनोड और कैथोड है, उस पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो आइए इसी को देखते हैं। एट एनोड, एनोड की बात कब कर रहे हैं? जब प्लैटिनम मेटल आर यूज। ठीक, तो आप देखिए एनोड की तरफ कौन जा रहा है? ए माइनस। एनोड की तरफ ए माइनस जा रहा है, तो ए माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये कन्वर्ट होगा ए और प्लस इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा? सी प्लस, ये इलेक्ट्रॉन पाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा सी। तो जो नेट रिएक्शन है, आप देखिए जो नेट रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते हैं और यहां आ जाता है C प्लस प्लस A माइनस गिव्स C और प्लस A। ये न्यूट्रल एटम हो गए भाई, न्यूट्रल पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा, ये न्यूट्रल पार्टिकल। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस हुआ एनोड और कैथोड। अब आप गौर से देखिए C और A, यानी अब यहां पे देखिएगा एक टर्म आता है प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस का मतलब है कि न्यूट्रल पार्टिकल का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोसेस। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल
कॉल्ड प्राइमरी प्रोसेस। ये हो गया, यानी जो न्यूट्रल पार्टिकल का यहां फॉर्मेशन हो रहा है इसे हम लोग प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं। हाँ क्या हुआ? एनोड पे ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा है और कैथोड पे जो है रिडक्शन हो रहा है। टर्मिनल चेंज होने से जो है आप उसके प्रोसेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो हमने फिर सुन लीजिए क्या क्या चीजें कहा। हमने आपसे सिर्फ यही कहा कि जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड और कैथोड एक सेम मेटल का है। पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया एनोड पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया कैथोड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ये फिक्स है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, ये बातें फिक्स, इसमें कोई चीज। ठीक है, तो हमने कहा कि अब देखिए यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। न्यूट्रल पार्टिकल के फॉर्मेशन को हम लोग प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं, प्राइमरी प्रोसेस। और इसी में एक और प्रोसेस होता है सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस, जो सेकेंडरी प्रोसेस आपका है, अगर वही सेकेंडरी प्रोसेस आप ध्यान दीजिए, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है ये आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बना दे या कंपाउंड बना दे, ये सेकेंडरी प्रोसेस है। सॉरी, जो न्यूट्रल पार्टिकल है ये कंबाइन करें, कंबाइन करके क्या बना दे, मॉलिक्यूल बना दे या कंपाउंड बना दे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस। ये आपका सेकेंडरी प्रोसेस है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस ये आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस ये ऑब्जर्व करते हैं। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, देखिए ये आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ हमें अमाउंट भी कितना मिलेगा ये भी जानकारी हम लोग इसमें करें। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब दो हेडिंग में इसको ऑब्जर्व करते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड जो है उसका जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है ये पता करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी को। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम लोग नॉर्मली दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे, देखिए जरा। जैसे हमने कहा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग दो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, एक और ये और एक ये। एक को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, टेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको यह पता करना रहता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा। जैसे हम लोग क्वालिटेटिव में क्या पढ़ते हैं, विच विल बी ऑक्सीडाइज्ड, which will be oxidized or reduced। इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है इसकी जानकारी आप ऑब्जर्व करेंगे। और क्वांटिटेटिव में जो है आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कितना अमाउंट सब्सटेंस का बना, अमाउंट के बारे में, यानी इसमें क्या पता करते हैं, वेट। इसमें क्या पता करते हैं, कितना वोल्ट करंट पास किया था। इसमें क्या पता करते हैं, कितने टाइम में जो है आपको वो सब्सटेंस मिल रहा है। यानी आप क्या करेंगे, इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप ये बताएंगे कितने समय तक जो है कितने वोल्ट का आप जो है करंट पास किया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको डिपॉजिट हो। यानी यहां पे आप पता करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
amount of substance deposited at electrode। अभी इसी में हम लोग फैराडे लॉ पढ़ेंगे, इसी में हम लोगों का फैराडे लॉ या क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ही हम लोग फैराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्वालिटेटिव तो आप पढ़ ही रहे हैं, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसके बारे में आपको जानकारी हो ही गई। तो यानी ये क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने यहाँ ऑब्जर्व और क्वांटिटेटिव के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें दो तरह का ऑब्जर्वेशन करें। अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा ये जो इलेक्ट्रोड है ये है कैसा। अगर ये इनर्ट होगा तब तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ये मेटल जो है चेंज कर लीजिए, रिएक्टिव मेटल ले लीजिए, तो ये प्रोड्यूस करेगा। आइए देखते हैं, आइए थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं। इसको लिख लिया है ना, ये W क्या है, वेट है, V क्या वोल्ट है, T क्या है, टाइम। टाइम कितने समय तक जो है कितने वोल्ट का करंट आपने पास किया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है। ये ध्यान दीजिएगा भाई, इसे हटाना है इसको। इसका मतलब है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर कौन कौन सा अफेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कौन कौन से फैक्टर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जो है अफेक्ट कर रहे हैं? तो पहला तो एक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक। पहला एक जो है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। अभी बताते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे प्रभावित करता है आपको। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो अभी आपने कहा इलेक्ट्रोड का दो नेचर आपने बताया, और साइड में बता रहे हैं, ना देखिए समझ में आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इलेक्ट्रोड के दो नेचर, एक कहा आपने इनर्ट और एक कहा आपने रिएक्टिव। एक कहा आपने इनर्ट और एक कहा रिएक्टिव। इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा तो कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा, बाकी इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। तो यानी नो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, नो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ये होगा। अगर रिएक्टिव मेटल लेंगे तो यहां पे ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या इफेक्ट होगा यही देखिए, इफेक्ट प्रोड्यूस, यहां पे ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कैसे, आप समझिएगा ध्यान से। अगर हम यहाँ पे सपोज करिए कॉपर का ही ले लें एनोड और कॉपर का ही कैथोड ले लें, तो कॉपर का जो एनोड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और कॉपर का ही कैथोड होगा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो आपको मालूम है, और यहाँ कॉपर आयन का सोल्यूशन ले लिया, इसके अंदर कॉपर आयन का सोल्यूशन ले लिया, तो आपको मालूम है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और ये रिएक्टिव मेटल है, तो बार बार कॉपर इससे टकरा करके इसको कॉपर में डिसॉल्व करेगा। यानी अगर आप देखिए एनोड अगर कॉपर का हो जाए, एनोड कॉपर का ले लें, तो आप जानते क्या होगा, कॉपर सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा कॉपर 2+ आयन और ये एक्वस में डिसॉल्व होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, यानी ये एनोड जो है ये आयन में डिसॉल्व होगा और आयन गोज इनटू द सॉल्यूशन। अगर ये एनोड कॉपर का ले लिया, एग्जांपल दे रहे हैं भाई, और अगर आपने यहीं पे ले लिया कैथोड कॉपर का, कैथोड कॉपर का लिया, कॉपर का ही कैथोड लिया, तो क्या होगा, कॉपर आयन कहां से आ रहा है, सॉल्यूशन से, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कॉपर सॉलिड के रूप में इसी पे डिपॉजिट हो जाएगा, इसी पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां देखिए यहां चेंज हो रहा है, यहां इलेक्ट्रोड का इन्वॉल्वमेंट है। अगर इलेक्ट्रोड का इन्वॉल्वमेंट है तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और अगर इलेक्ट्रोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो वो इफेक्ट कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अभी आप प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज किया तब दूसरा रिएक्शन आता है,
और अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रोड यूज किया, रिएक्टिव मेटल का यूज किया, तो वहां पे रिएक्शन दूसरा होता है। तो वो यही कारण होता है कि इलेक्ट्रोड अगर रिएक्टिव होगा तो एनोड का रिएक्शन चेंज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव नहीं होगा तो एनोड का रिएक्शन दूसरा होगा। तब आयन की बात होगी, तब एनायन जाएगा वहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। और आप जानते हैं, अगर आपको याद हो, ये मेटलर्जी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मेटलर्जी जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, आगे चैप्टर है। मेटलर्जी में ये जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके वहां पे जानते हैं, ये जो कॉपर डिपॉजिट हुआ ये प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर है भाई। तो ये चीज हुआ। तो इलेक्ट्रोड की वजह से एक इंपैक्ट तो ये होगा, अगर इलेक्ट्रोड होगा तो हाँ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और इफेक्ट कैसा होगा, ये वाला इफेक्ट होगा। और दूसरा देखिए, हटा रहे हैं इसको, दूसरा जो है आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात कही, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो है दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट आपने लिक्विड फॉर्म में लिया है, इलेक्ट्रोलाइट आपने लिक्विड फॉर्म में लिया है या मोल्टेन फॉर्म में लिया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही आप लेंगे इलेक्ट्रोलाइट को, जिससे कि उसका आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन आसानी से हो सके। तो इसलिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट को आप किस फॉर्म में लेंगे, लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद जो है तीसरा मेथड है मीडियम। आप मीडियम की बात करते हैं, मीडियम आप नॉर्मली लेते हैं क्या, पोलर मीडियम, पोलर मीडियम लेते हैं और नॉन पोलर मीडियम लेते हैं। पोलर मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन आसानी से होता है, इसलिए हम लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं पोलर मीडियम को। और नॉन पोलर मीडियम में जो है आप नॉर्मली देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन आसानी से नहीं होता है, इसलिए कोशिश करते हैं हम लोग हमेशा इलेक्ट्रोलाइट को पोलर मीडियम में डिसॉल्व करें। और हमेशा देखिए, कभी कभी आप मॉल्टेन स्टेट यूज करते हैं, मॉल्टेन स्टेट भी यूज करते हैं। मॉल्टेन स्टेट का मतलब सॉलिड है, हल्का सा टेम्परेचर दिया, वो मेल्ट कर गया, और मेल्ट करने के बाद आयंस तब भी फ्री होंगे, आयंस के थ्रू करंट का फ्लो होगा, तब भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ऑब्जर्व करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है भाई, आगे आइए नेक्स्ट चलते हैं। वहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बता रहे थे आपसे। तो वहां पे हमने बताया था क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव में हमने बताया कौन सा मेटल, कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस्ड होगा, वो तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने चले क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, वहां पे कितनी क्वांटिटी सब्सटेंस का डिपॉजिट हो रहा है ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड होने के बाद, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के लिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट और सेकंड है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करें तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, क्या द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसकी बात करें। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के बाद सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के आधार पे हम लोग इस चीज को कह रहे हैं, यानी the amount of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution। सपोज करिए अगर हमने मान लिया W ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आफ्टर पासिंग Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
तो इसके हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। W ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ZQ। Z जो है हम लोग यहां पे यूज करिए, कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है भाई, कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और Z को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को और दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम लोग कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 1 एम्पियर करंट आप जो है पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 1 सेकेंड के लिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सपोज करिए if I एम्पियर करंट पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर T सेकेंड, T सेकेंड के लिए अगर करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी, ये हो जाएगा Q बराबर I इंटू टी। अगर इसी इक्वेशन को आप देखें तो आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Z और Q की जगह रखते हैं क्या, I इंटू टी। अब आप इस फार्मूले से आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हमने मान लिया इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और T मान लिया 1 सेकेंड, ठीक है भाई, यानी 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास किया, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z। ये डेफिनेशन इससे आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। यानी हमने क्या कहा कि सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिख दें इसको भाई, लिख दे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू amount of substance deposited, इसी को यार liberated at any electrode when 1 एम्पियर करंट, यही आपका पहला स्टेप। ये न्यूमेरिकल आपको अभी न्यूमेरिकल के लिए सब बहुत काम आएंगे, ये चीज और ये Q बराबर आई टी, अभी हम लोग इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये चीज जो है आपके काफी काम की चीजें हैं, इनको ध्यान दीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इन द सेंस, एग्जामिनेशन के सेंस में भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको आप देखिए, ठीक है। अगर हम इसी को बहुत हाईलाइट करके बोल दें तो कहीं कंपटीशन में ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, लेकिन ये बेसिक चीज है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए।
तो ये आपका जो है पहला लॉ हुआ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये पहला लॉ आपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्जर्व किया। अब आइए सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को देखते हैं, तो उसको हटा देना है, इसको आइए देखते हैं। तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग मॉडर्न टर्म यूज कर रहे हैं, यानी मोल्स की बात कर रहे हैं, और जो पुराना टर्म था उसमें इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे थे। तो इक्विवेलेंट वेट को हटा करके हम लोग मॉडर्न टर्म यूज कर रहे हैं, मोल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग है क्या, इसमें कहा गया है कि अगर ध्यान दीजिए सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर्ड, यानी जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, दैट इज द मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड। जब आप जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन कहीं गेन हो रहा है, कहीं लूज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करते हैं तो वहां पे वो मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं। मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, कितना मोल सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल प्रोसेस में हो रहा है उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है उनके बीच में, उसी पे डिपेंड करेगा कि किसी सब्सटेंस का कितना मोल डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है। किसी भी सब्सटेंस का कितना मोल डिपॉजिट या लिबरेट, कितना मोल डिपॉजिट या, जैसे आप सपोज करिए एग्जांपल ले रहे हैं, NaCl आपने लिया, NaCl को अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो Na प्लस में कन्वर्ट होगा और प्लस Cl माइनस में। अब कैथोड की बात करते हैं, एट कैथोड Na प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na सॉलिड में। और एनोड की बात करिए, एट एनोड Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl और प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ये तो हो रहा भाई Cl। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए कि आपने देखा ये 1 मोल सोडियम सॉलिड बन रहा है और 1 मोल सोडियम सॉलिड के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल। तो यानी कि 1 मोल सोडियम का मतलब कितना ग्राम हुआ, 23 ग्राम। 23 ग्राम सोडियम को डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ध्यान दीजिएगा इसको, 1 मोल। तो इसका मतलब है कि आपने ये कहा कि 1 मोल सोडियम डिपॉजिटेड बाय द यूज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अब इसी तरह से अगर यहां पे देखिए Cl बन रहा है, Cl जो है, Cl बनने के लिए भी आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा भाई। Cl का मतलब ये हो गया, यानी ये आपका सीधे सीधे बन गया। आपको अगर इसको दिखाना हो Cl का फॉर्मेशन है, Cl का मतलब यहाँ पे हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा। तो इसी तरह से हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और 1 मोल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6.023 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23, और ये बराबर आता 96485 कूलम पर मोल आता है, ठीक है। और इसी को अप्रोक्सीमेट हम लोग कहते हैं 96500 कूलम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 फैराडे, ठीक है भाई, 1 फैराडे कहते हैं। इतना आज पढ़िए, कुछ इतना आप पढ़िए,
बाकी की बातें जो है कल, चूंकि अभी इसमें क्वेश्चंस भी बताना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है तो पूरा काफी लंबा प्रोसेस है, तो इतना इतना पढ़िए, ठीक है। आगे की बातें कल जो है इसी का आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।